सबका स्वागत है हमारे सी लैंग्वेज के पूरे सीरीज़ में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक कवर किए हैं। पूरा प्रैक्टिकली अप्रोच लेके मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो गाइस, जितने भी मैं एज अ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी वो आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आप एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जा रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, और एज अ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि बेसिक टू एडवांस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। तो गाइस, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करना, मैंने नोट्स भी दे के रखे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते गाइस, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड देन स्टार्ट कर दो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी देखे थे, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। उसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर मैंने एग्जीक्यूट करके भी दिखाए थे। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, जो हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके देखे थे लास्ट वीडियो में। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी एग्जीक्यूशन हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो सबसे पहले देखो, उसके बाद ही ये वाला पार्ट देखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे जंप मत करना, सीक्वेंस वाइज ही सारे पार्ट्स आपको देखने हैं। ओके, सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? तो देखो, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर तीन ही हैं। कौन से? तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग काम होता है और हर एक का एग्जीक्यूशन भी अलग अलग होता है, ठीक है। सो देखो, लॉजिकल ऑपरेटर नाम से ही पता चलता है कि कुछ तो भी लॉजिक अप्लाई करना हो तो इस ऑपरेटर्स को हमें यूज करना होता है, ठीक है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। सो लॉजिकल एंड को ही हम एज अ एम्परसैंड यूज करते हैं, डबल एम्परसैंड। लॉजिकल और को पाइप यूज करते हैं, डबल पाइप, एंड नॉट को एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। सो ऐसे थ्री टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम देखते हैं उसका वर्किंग क्या होता है, ठीक है। सो लॉजिकल एंड के लिए मतलब देखो, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसका सिंटैक्स होता है कि एक कंडीशन देनी होती है, कंडीशन 1, देन लॉजिकल ऑपरेटर यूज करो, देन कंडीशन 2। मतलब अगर हमें 2 और मोर कंडीशन चेक करने हैं तभी हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। सो 2 से ज्यादा कोई कंडीशन है तभी हम यूज करते हैं। सिंगल कंडीशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर नहीं यूज करते, ठीक है। सो देखो, अभी लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? तो लॉजिकल एंड जो है, लॉजिकल एंड का एक ट्रुथ टेबल आता है। मतलब उसका एग्जीक्यूशन जो होता है, उसका एक पर्टिकुलर मतलब उसके कुछ रूल्स है। अगर आप लॉजिकल एंड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन अगर ट्रू है और दूसरी भी कंडीशन ट्रू है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, देन इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो मैं ऐसे प्रॉपरली आपको यहाँ पे लॉजिकल एंड का ट्रूथ टेबल बना के दिखाती हूँ। लॉजिकल एंड ट्रूथ टेबल, लॉजिकल एंड को ही एज अ डबल एम्परसैंड हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। सो देखो, मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करती हूँ, उसमें पहली कंडीशन रहेगी, दूसरी कंडीशन रहेगी। दोनों कंडीशन को इवेल्युएट करके ही रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, जैसे ही अभी कंडीशन जो है, ऑब्वियसली हम जो भी कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। अगर मैं सपोज मुझे अगर जानना है कि लाइक कोई भी कंडीशन हो, अगर एज जो है, एज ग्रेटर देन 20 है क्या? अगर 18 इज ग्रेटर देन 20 है तो अभी ये तो नहीं है, नहीं है मतलब फॉल्स है। अगर सपोज मैंने 80 इज ग्रेटर देन 20 है क्या, तो यस है। तो
कंडीशन जो है वो दो ही इसमें हो सकती है, एक तो ट्रू हो सकती है तो फॉल्स हो सकती है, ठीक है। तो वैसे ही लॉजिकल एंड जो है दो कंडीशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। सपोज कंडीशन वन अगर ट्रू है और कंडीशन, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। सो अगर कंडीशन वन ट्रू है और कंडीशन टू भी ट्रू है, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट जो है वो ट्रू ही आएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा, मतलब दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहे, सेटिस्फाई हो रहे, तो दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे, दैट मीन्स ट्रू, ठीक है। अगर सेकेंड सिनेरियो में देखते हैं, अगर पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो ये बोलता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही वो रिजल्ट में रिटर्न ट्रू करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है देन इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। देन थर्ड सिनेरियो देखते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ट्रू है देन आल्सो इट विल रिटर्न फॉल्स, मतलब दोनों कंडीशन इसको ट्रू चाहिए, और अगर दोनों फॉल्स रही तो भी वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। मतलब क्या, लॉजिकल एंड बोलता है इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन आउटपुट विल बी ट्रू। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है मतलब इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये है लॉजिकल एंड का ऑपरेशन। सपोज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक कंडीशन लेती हूँ कि a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, ठीक है। सपोज मैं एक कंडीशन देती हूँ कि a इज ग्रेटर देन 0 है क्या, जो कि है। 10 इज ग्रेटर देन 0 है, यस, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अभी मुझे सेकंड कंडीशन चेक करनी है, तो b इज ग्रेटर देन a है क्या, यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन चेक कर रही हूँ। तो मुझे ये भी पता है कि 10 इज सॉरी बी 20 इज ग्रेटर देन 10 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर मैं लॉजिकल एंड लगा दूं, अगर ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स दिस कंडीशन विल बी ट्रू। लॉजिकल एंड यही बोलता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं कि a इज ग्रेटर देन 10 है क्या, जैसे कि 10 में तो 10 ही है, तो 10 इज ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं है। तो इस कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ये तो बोलता है कि हमें दोनों ट्रू चाहिए तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, तो यहाँ पे तो एक फॉल्स है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। अगेन सपोज मैं अगर यहाँ पे 100 डाल देता हूँ कि b इज ग्रेटर देन 100 है क्या, ठीक है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है और ये भी कंडीशन फॉल्स है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर कब एग्जीक्यूट होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो। क्लियर है यहाँ तक। तो लॉजिकल एंड बहुत सिंपल है, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। देन सेकेंड लॉजिकल और देखते हैं कि लॉजिकल और का क्या मीनिंग है और हम इसको क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। लॉजिकल और, अभी लॉजिकल और का थोड़ा फंडा चेंज है, उसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, इसमें भी दो कंडीशंस लगेंगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर है तो इसको दो कंडीशंस लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ कंडीशन वन, कंडीशन टू एंड रिजल्ट, ठीक है। अभी और का थोड़ा सीन अलग है, कैसा, और क्या बोलता है, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू है देन इट विल रिटर्न ट्रू। सपोज कंडीशन वन ट्रू है और कंडीशन टू भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स वो ट्रू रिटर्न करेगा। सेकेंड सिनेरियो में देखते हैं, पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकेंड जो है वो फॉल्स है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू है देन इट विल रिटर्न ट्रू। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो तो ट्रू है, देन इट विल रिटर्न। अगेन मैं फर्स्ट कंडीशन फॉल्स दे देती हूँ और सेकंड कंडीशन ट्रू, अगेन वो वही बोलता है कि एनी कंडीशन इज ट्रू, देन ये कंडीशन तो ट्रू है देन इट विल रिटर्न, ठीक है। और फोर्थ सिनेरियो में देखते हैं, बोथ आर फॉल्स, तो ये इसके डेफिनेशन क्या है, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, लेकिन यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो लॉजिकल एंड बोलता है कि मुझे दोनों दोनों ट्रू चाहिए तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, लेकिन लॉजिकल और बोलता है कि इफ एनी कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। देन लास्ट वाला देखते हैं, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट बहुत सिंपल है। लॉजिकल नॉट
इट वर्क्स एज अ इनवर्स। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ पे हमें एक ही कंडीशन लगती है, कंडीशन वन, ठीक है। और कंडीशन वन के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। सपोज कंडीशन वन मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इट विल रिटर्न ट्रू। मतलब ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये क्या करता है, एज अ इनवर्सली वर्क करता है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो इसका हम देखते हैं एग्जीक्यूशन, लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर का एक प्रोग्राम दिया है, सपोज मैंने इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है। सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, मतलब उसका आपको और इजीली समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल लेती हूँ, दो वेरिएबल लेती हूँ, इंटीजर x इक्वल टू 10 कॉमा y इक्वल टू 20। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हैं। अभी मैं चेक करूंगी प्रिंट एफ x इज ग्रेटर देन 0 है क्या। अभी 10 है x में, तो 10 इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सपोज मुझे इसको, जैसे हमने कल रिलेशनल ऑपरेटर देखा था, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में हम यही चेक करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर एक ही कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो अभी लॉजिकल ऑपरेटर जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पे दो कंडीशन लगते हैं, तो मैंने एक कंडीशन तो दे दी है, दूसरी कंडीशन मैं पास कर देती हूँ लॉजिकल एंड का यूज करके, ठीक है। तो x is लेस देन x is लेस देन 100 है क्या। तो 10 इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब पहली कंडीशन ट्रू है। देन 10 इज लेस देन 100 है, दोनों कंडीशन ट्रू है। मतलब हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, इसने ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अभी मैं परसेंट डी में ले रही हूँ, तो ट्रू को क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट आया है 1। अगर आपको इस कंडीशन को एज इट इज दिखाना है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। देखो आउटपुट आ गया है 1, मतलब दोनों ट्रू थे तो 1 रिटर्न किया है, ठीक है। अभी सपोज मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ, पहली कंडीशन को ट्रू रह देती हूँ, एंड सेकेंड कंडीशन को जो है मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ, x इज लेस देन 10 है जो कि नहीं है। देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे आया है 0, ठीक है। देन एज इट इज आपको ये उसमें प्रिंट करना है, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो। और न्यू लाइन देना है तो न्यू लाइन दे दो, मतलब अच्छे से लाइन टू लाइन जो है हमारा प्रोग्राम दिखेगा। अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो आप देख सकते हो दोनों ट्रूथ है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया, ट्रू मतलब 1 रिटर्न किया। लेकिन सेकेंड सिनेरियो में पहली कंडीशन ट्रू थी लेकिन सेकेंड फॉल्स थी, तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सेम थिंग मैं क्या करती हूँ, पहली कंडीशन को फॉल्स रखती हूँ और सेकेंड कंडीशन को ट्रू रखती हूँ, ठीक है। सपोज ग्रेटर देन 100 है क्या, ठीक है। 100 तो नहीं है, मतलब 10 इज नॉट ग्रेटर देन 100 ना, तो मैं यहाँ पे लेस देन 100 चेक करती हूँ, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है। देन मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 0 रिटर्न किया है, ठीक है। एक कंडीशन जो फॉल्स थी। देन लास्ट सिनेरियो में मैं यहाँ पे तीनों में तीनों में मैं सॉरी दोनों में मैं फॉल्स फॉल्स रिटर्न करती हूँ, ठीक है। सो x इज ग्रेटर देन 100, ये तो ट्रू बनाया था मैंने, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10 एंड इसको भी मैं कर दूंगी फॉल्स, ठीक है। अभी 10 इज ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं है। 10 इज लेस देन 10 है क्या, नहीं है, दोनों फॉल्स है। देन इट विल रिटर्न फॉल्स। तो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो, अगर दोनों ट्रू है, देन अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही वो 1 रिटर्न कर रहा है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है फॉल्स। फॉल्स मतलब ही 0, ठीक है। और सेम कंडीशन, ठीक है, सेम
सेम ही, मतलब मैं सेम प्रोग्राम रखती हूँ, लेकिन अभी मैं लॉजिकल और में रखती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देती हूँ, प्रिंट एफ लॉजिकल एंड था ये। ठीक है, सेम थिंग मुझे करना है और के लिए। जैसे एंड जो है दोनों ट्रू था तभी वो रिटर्न कर रहा था ट्रू, तो अभी हम देखते हैं और में क्या होता है। ठीक है, सेम थिंग रख रही हूँ, सिर्फ क्या कर रही हूँ यहाँ पे एंड यूज करूंगी। एंड को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे डबल पाइप हम यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल बार भी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेम। ठीक है, देन मैं उसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। एक एरर आया है, तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया है, तो सेमीकोलन देना है, अदरवाइज इट विल गिव एरर। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये था लॉजिकल एंड, जिसमें मैंने अगर दोनों ट्रू रखे तो ही वो ट्रू रिटर्न कर रहा था, अदरवाइज इसने तीनों में क्या रिटर्न किया है, यहाँ तक 0 0 रिटर्न किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू लाइन कर देती हूँ और यहाँ पे भी न्यू लाइन, देन इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है डिफरेंस दिखेगा। दोनों कंडीशन ट्रू थे तो ट्रू रिटर्न कर दिया, अगर एक बिट फॉल्स है तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। लेकिन और क्या बोलता है, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू थे तो ट्रू रिटर्न किया, यहाँ पे एक ट्रू था लेकिन एक फॉल्स था फिर भी वन रिटर्न किया, यहाँ पे एक फॉल्स था एक ट्रू था फिर भी वन रिटर्न किया, लेकिन दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंस है लॉजिकल एंड लॉजिकल और का। ठीक है, और वैसे ही लॉजिकल नॉट का भी है। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कंडीशन डाल देती हूँ रिसेंटली, और यहाँ पे मैं करूंगी लॉजिकल नॉट अप्लाई। ठीक है, सो लॉजिकल नॉट अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क, देन मैं इसको सेमीकोलन दे देती हूँ एंड न्यू लाइन, देन एग्जीक्यूट। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 है क्या, यस 10 इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो भी नॉट का मीनिंग क्या है, ट्रू है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू करो। कंडीशन जो है वो ट्रू थी, लेकिन उसने क्या रिटर्न किया है, 0 रिटर्न किया है। अगर मैं सपोज यहाँ पे 100 कर दूं, मतलब कंडीशन को 1000 किया है, कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया, तो मैं जब उसको एग्जीक्यूट करूंगी इसका मीनिंग जो है वो नॉट है, मतलब x इज ग्रेटर देन 10,000 है क्या, x इज 10 इज ग्रेटर देन 10,000 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा। अभी सपोज परसेंटली x इज ग्रेटर देन 1000, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इज ग्रेटर देन y है क्या, तो 10 इज ग्रेटर देन 20 है क्या, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, देन वो बोलता है कि नो। ठीक है, तो लाइक वाइज हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि सपोज जैसे कि हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी होती है, तो हमें क्या लगता है, मिनिमम कितने वेरिएबल्स लगते हैं, 2 वेरिएबल्स लगते हैं, किस लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और थर्ड वेरिएबल लगता है एडिशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, सपोज मैं यहाँ पे एज ए इंटीजर लिख देती हूँ, इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड कॉमा c, और c इक्वल टू a प्लस बी। तो लाइक वाइज हमें 3 ऑपरेटर लगते हैं, तो दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एंड देन उसका रिजल्ट c वेरिएबल में स्टोर होता है। लेकिन अभी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि आप उसको और शॉर्ट में कर सकते हो। अभी और शॉर्ट में कैसे, तो थर्ड वेरिएबल यूज ना करते हुए आप 2 ही वेरिएबल यूज करो, जिसका ऑपरेशन भी होगा और असाइनमेंट भी होगा। तो a इक्वल टू a प्लस बी,
तो ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो पहले ए और बी की एडिशन होगी और फिर डेटा जो है, जो रिजल्ट जो है वो ए में स्टोर होगा। अभी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, सपोज एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए था तो रिजल्ट भी ए में ही स्टोर हो रहा है, यहाँ पे एक्स था तो रिजल्ट भी एक्स में ही स्टोर हो रहा है, क्योंकि हमेशा रिजल्ट जो है वो लेफ्ट वेरिएबल में ही स्टोर होता है। तो सेम थिंग अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे यूज करेंगे। तो इसको जैसे ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, तो इसको और शॉर्ट किया है, जैसे दो वेरिएबल सेम सेम ही थे तो उसको और शॉर्ट किया है ए प्लस इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ए और बी का प्लस करो एंड देन असाइन करो लेफ्ट वेरिएबल। ठीक है, तो वैसे ही हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। सो ए प्लस इक्वल टू बी, ए माइनस इक्वल टू बी, ए मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू बी, ए डिवाइडेड इक्वल टू बी। मतलब इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म होगा और लेफ्ट साइड वेरिएबल में डेटा भी स्टोर होगा। तो वैसे ही हम उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट h। ठीक है, देन void main, देन मैं इसमें करूंगी असाइनमेंट ऑपरेटर के ऑपरेशंस को फॉर्म। सो प्रिंट एफ आएगा, देन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे। सो इंटीजर a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20। ठीक है, सो यहाँ पे प्रिंट करूंगी प्रिंट एफ %d, देन a प्लस इक्वल टू b, a प्लस इक्वल टू b, देन मैं उसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे प्रिंट एफ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों की एडिशन जो है वो आ गई है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर देखना है कि कौन से वेरिएबल में डेटा स्टोर हो रहा है, सो %d कॉमा ए भी प्रिंट कर दो और बी भी प्रिंट कर दो। ये आपके कंफर्मेशन के लिए। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार सीख रहे हो तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा डिफरेंस। ठीक है, सो वैसे ही मैं बी के लिए भी कर देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू लाइन ले लेती हूँ, न्यू लाइन, और यहाँ भी न्यू लाइन, यहाँ भी न्यू लाइन, और यहाँ पे भी न्यू लाइन, देन एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो अभी देखो मैंने दोनों के एडिशन परफॉर्म कर दी, देन मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। अभी ए की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 10 थी, लेकिन एडिशन होने के बाद डेटा कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, ए में स्टोर हो रहा है। और उसके बाद मैंने बी की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो बी में तो ऑलरेडी भी मतलब ऑलरेडी 20 थी, तो वो 20 ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले ए की वैल्यू जो थी वो 10 थी, लेकिन अभी के केस में जो है ए की वैल्यू 30 होगी। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो तब ए की वैल्यू 30 ही रहेगी, वो 10 नहीं होगी। ठीक है, सो सेम थिंग मैं यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया वैसे ही मैं माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे पहले ए की वैल्यू जो थी वो 30 थी, तो 30 माइनस 20 कर दिया, तो आउटपुट में जो है वो 10 आ गए, आउटपुट में जो है वो 10 आ गया। ठीक है, देन अगेन आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन, मॉड्यूलस, कितने भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक की वैल्यू जो है वही कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली वैल्यू जो थी वो 10 वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 थी, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 30 हो गई।
क्योंकि मैंने एडिशन परफॉर्म किया। देन अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो 10 हो गई। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद अभी डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन मतलब वो क्या होता है कि कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि डेटा डेटा रिप्लेस हो रहा है। तो लाइकवाइज हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट वे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। देन आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब अगर कोई भी वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी है या तो 1 से डिक्रीज करनी है तो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। सपोज मैं ए इक्वल टू 20 दे देती हूँ। ठीक है, सपोज मुझे इसमें 5 ऐड करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, ए प्लस इक्वल टू 5 ऐसे कर सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 25 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के एडिशन हो जाएंगे और एक को असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे 1 से ही इंक्रीमेंट करना है तो ए प्लस इक्वल टू 1 करने से अच्छा और एक शॉर्टकट मेथड दिया और एक शॉर्टकट ऑपरेटर दिया है, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब प्लस प्लस, अगर आपको 1 से ही प्लस करना है तो प्लस प्लस करो, और अगर आपको 1 से डिक्रीज करना है तो माइनस माइनस करो। ठीक है, तो देखो सपोज ए प्लस प्लस करना है तो इट मीन्स सबसे पहले ए की वैल्यू क्या थी, 20 थी, तो आउटपुट में आ जाएगा ए प्लस प्लस करने के बाद आउटपुट में आ जाएगा 21। अगर मैं सपोज ए माइनस माइनस कर दूं तो आउटपुट में आ जाएगा अगेन 20, क्योंकि वो 21 थी और यहाँ पे मैंने माइनस कर दी। ठीक है, तो अब बात आती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीज डिक्रीमेंट जो है वो किया है। ठीक है, तो देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के भी दो वे होते हैं। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड सेकेंड चीज आती है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीज कर दो उसके बाद असाइन करो वैल्यू। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू को रख दो एज इट इज एंड देन इंक्रीज करो। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है ए प्लस प्लस। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर सपोज ए की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो पहले प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर प्रिंट करूँ तो 21 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन अगर यहाँ पे इस केस में मैं पहले ए की वैल्यू प्रिंट कर दूं तो पहले के केस में वो 20 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज करेगा तो वो उसके बाद वो 21 देगा। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में वो डिफरेंस है। अगर आप उस वेरिएबल को पहले प्रिंट कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंक्रीमेंट यूज कर रहे हो, प्री इंक्रीमेंट यूज कर रहे हो या पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहे हो। सेम थिंग डिक्रीमेंट के लिए भी है, प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, इतना डीप डाइव तो नहीं जाना है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले माइनस कर दो देन असाइन करो वैल्यू ए वेरिएबल को। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू असाइन कर दो देन डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो अभी हम उसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे ए वेरिएबल लिखती हूँ। ठीक है, सपोज मैं प्रिंट एफ, मुझे प्रिंट करना है एक ही वैल्यू लेकिन इंक्रीज करना है मुझे। सो परसेंट डी कॉमा ए प्लस प्लस। ठीक है, देन मैं उसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो इसने क्या रिटर्न किया है, 10 रिटर्न किया है। सबसे पहले वैल्यू कितनी थी, 10 थी। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, इसको बाद में एग्जीक्यूट करूंगी, इससे पहले मैं प्लस प्लस ए प्रिंट कर देती, प्लस प्लस ए प्रिंट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे न्यू लाइन ले लेती हूँ, यहाँ पे भी न्यू लाइन। ठीक है, तो अभी हमने जो प्लस प्लस किया था, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ एक्स। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। देखो प्लस प्लस ए मतलब क्या हुआ है, 1 से इंक्रीमेंट हुआ है और इसने क्या रिटर्न किया है, 10 रिटर्न किया है। अगर मैं ए प्लस प्लस कर दूं
a प्लस प्लस कर दो तो इट विल रिटर्न 10 ओनली। तो अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट हो रही है, उसके बाद वो 10 हो रही है। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं सपोज यहाँ पे प्रिंट कर दूं परसेंट डी, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। a की वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट होने के बाद इंक्रीज हो रही है, प्रिंट होने के बाद इंक्रीज हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले a की वैल्यू प्रिंट कर दी, उसके बाद इंक्रीज कर दी थी, एंड जैसे ही मैंने a को प्रिंट कर दिया 11 हो गया। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, सॉरी इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। मतलब पहले वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, उसके बाद इंक्रीज हो जाती है। देन प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद प्रिंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 आ गए। सबसे पहले 10 थी, सॉरी 10 थी इनिशियली, देन उसने इंक्रीज कर दी तो a की वैल्यू प्रिंट कर दी, देन उसको अगेन प्री इंक्रीमेंट कर दो। सेम थिंग डिक्रीमेंट के लिए भी, तो मैं यहाँ पे b वेरिएबल लेती हूँ। सो प्रिंटफ परसेंट न्यू लाइन परसेंट d। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूंगी ए नहीं, बी माइनस माइनस, बी माइनस माइनस। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन जो है वो डबल कोट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 आ गया, एज इट इज 20 आ गया। तो अभी यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ क्योंकि इनिशियली वैल्यू असाइन होगी, लेकिन उसके बाद वो हो गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस केस में जो है बी की वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ। बी की वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ। बी की वैल्यू जैसे ही प्रिंट कर दी, यहाँ पे 19 हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है, पहले असाइन होता है देन डिक्रीज होता है, और प्री डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीमेंट होता है उसके बाद असाइन होता है। तो ये डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है, एक नॉलेज के लिए था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन वो नॉलेज होना चाहिए। देन नेक्स्ट डेटा टाइप है बिटवाइज ऑपरेटर, सॉरी नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। अभी बिटवाइज ऑपरेटर जो है, जो इंजीनियर्स बिट के साथ डील करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गए, तो तभी बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है। या तो कोई हम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन डेवलप कर रहे हैं, मतलब हार्डवेयर भी है प्लस सॉफ्टवेयर भी है, तो उस केस में बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगेन बिटवाइज में आता है एंड ऑपरेटर। आपको भी पता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ पे एंड और नॉट, एक्स और लेफ्ट शिफ्ट का जो है वो यहाँ पे ये किया जाता है कि बिट्स के साथ डील किया जाता है। ठीक है, तो इतना हमें डीप डाइव नहीं देखना है, मैं फिर भी एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ। ठीक है, सो सपोज एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि 2 है और 5 ले लेते हो, इसको बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल होता है 1 2 4 8, लाइक वाइज डबल से वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर सपोज मुझे 2 का बिट वाइज नंबर निकालना है, तो 2 के सामने 1 रख दो, बाकी के 0 0 लिखो, तो ये हो बन गया हमारा 2। अगर मुझे 5 चाहिए तो 4 लगेगा और 1 लगेगा, रेस्ट ऑफ द नंबर्स इज 0, तो ये बन गया है हमारा 5। अगर सपोज मुझे 10 चाहिए तो 8 लगेगा, 0 एंड 2 लगेगा, 10 प्लस 2 10, सॉरी 8 प्लस 2 10, एंड देन बाकी के 0। तो ऐसे यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो सपोज मैं अगर 5 और 10 के ऊपर मतलब एम्परसैंड एंड लगा दूं, एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। अभी यहाँ पे ट्रू है लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ ये 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी ट्रू है और फॉल्स है, 0 रिटर्न करेगा। फॉल्स ट्रू, 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसको वही चाहिए, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये लॉजिकल एंड जो है 5 एंड 10 का आउटपुट जो है वो 0 आ जाए।
ठीक है। तो वैसे ही और का होता है, और में थोड़ा डिफरेंस होता है कि वो क्या करता है कि अगर एनी कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न वन। सो यहाँ पे वन है, वन जीरो है तो वन रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी वन है तो ये वन रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी वन है तो वन रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी वन है तो वन रिटर्न करेगा। तो इसका अगर और निकाला जाए तो हमें आउटपुट में जो है वो मिलेगा 8 + 4 12, 12 + 2 14 एंड 1। तो आउटपुट में मिलेगा 50। ठीक है। तो लाइक वाइज एंड ऑपरेटर, एंड और जो है और नॉट का भी वैसे ही है। अगर हमें नॉट निकालना है, ठीक है, सपोज मुझे इसी का इसका नॉट निकालना है तो वन है मतलब जीरो होगा, यहाँ पे जीरो है मतलब वन होगा। नॉट का मतलब पता ही आपको कि इनवर्सली होता है, ठीक है। सो वन है तो जीरो होगा, जीरो है तो वन होगा। इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट, और इसको लॉजिकल और इसको लॉजिकल एंड। ठीक है। तो लाइक वाइज बिट्स के ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म होता है। देन आता है एक्सॉर। अभी एक्सॉर क्या बोलता है, अगर बोथ कंडीशन आर सेम, मतलब अगर बोथ कंडीशन आर सेम तो इट विल रिटर्न जीरो। अगर दोनों कंडीशन, दोनों इनपुट सेम आ रहे हैं देन इट विल रिटर्न जीरो। अगर अलग अलग है, अलग अलग है तो इट विल रिटर्न वन। ठीक है। तो अगर हमें एक्सॉर निकालना है इसका, तो सपोज इसका मैं एक्सॉर निकाल ले, मतलब इन दोनों का एक्सॉर निकाल लेती हूँ, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है मतलब वो वन रिटर्न करेगा। ये यहाँ पे भी डिफरेंट है, वन रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी डिफरेंट है, वन रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी डिफरेंट है तो वन रिटर्न करेगा। लाइकवाइज जो है हमें एक्सॉर मिल जाएगा दैट इज 15। ठीक है। तो अगर बोथ कंडीशन इज सेम देन इट विल रिटर्न जीरो। देन नॉट का तो पता ही है, नॉट मतलब इनवर्सली काम करता है। देन आता है लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो सपोज मैं एक नंबर ले लेती हूँ, सपोज 1010, तो ये है मेरा 10। ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, तो एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। अगर आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना, ठीक है, कौन से वेरिएबल को करना है, तो ए वेरिएबल को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से, मतलब दो नंबर्स लेफ्ट के साइड शिफ्ट करने हैं। तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा और ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा, सपोज पहली जो स्टेप है, तो पिछले वाला जीरो वो आगे आ जाएगा, देन एज इट इज ये रहेंगे 101। देन अगेन पिछले वाला वन जो है वो आगे आ जाएगा, मतलब ये आगे आ जाएगा 10 और बाकी के एज इट इज रहेंगे 10। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, 10 थी, और आउटपुट में भी हमें 10 ही मिली। ठीक है। तो लाइक वाइज हम शिफ्ट चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं 3 से चेंज कर दूं, ठीक है, तो मैं और इसको, इस जीरो को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगी, जीरो और बाकी के एज इट इज रख दूंगी 101। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है वो हमें मिल गया 5। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वैसे ही जैसे लेफ्ट शिफ्ट है वैसे ही राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर 2 से राइट शिफ्ट करना है, सपोज 8 ले लेती हूँ मैं, ठीक है, 8 को मुझे राइट शिफ्ट करना है 2 बिट से। ठीक है। सो 1 आगे आ जाए, 1 पीछे चला जाएगा, 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट बिट। देन अगेन ये जीरो भी पीछे चला जाएगा, तो 0 0, मतलब ये जो जीरो है वो पीछे चला जाएगा, देन 1 0। तो आउटपुट में मिलेगा हमें 2। तो जब हम परफॉर्म कर रहे थे तब ऑपरेशन में मतलब नंबर क्या था, 8 था, लेकिन आउटपुट में मिल रहा है। तो लाइक वाइज बिट ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो इसके ऊपर आपको इतना डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, इतना डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी सपोज ये प्रोग्राम देखो, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो एंड परफॉर्म कर रहे हैं, सो 5 एंड 3 के ऊपर। तो हम देखते हैं कि सच में सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। सो एक कौन सी वैल्यू थी, 5 एंड 3। सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 एंड 3। 5 को कैसे, तो 8 0 लगेगा, देन 4 1 लगेगा, देन 2 0 लगेगा एंड 1 चाहिए, 4 + 1 5 हो गया। देन 3 चाहिए तो 0 0 2 + 1, तो लाइक वाइज मुझे 3 मिल गए।
ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो 1 1 है, मतलब एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ट्रू है तो 1, यहाँ पे फॉल्स है तो 0, यहाँ पे भी एक फॉल्स है 0, यहाँ पे भी एक फॉल्स है 0। तो इसका आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं आउटपुट में जो है वो हमें ए एंड बी का आउटपुट आ गया है 1, तो करेक्ट है। ठीक है। देन हम देखते हैं ए और बी, इसका और निकाल लेते हैं एंड एक्सॉर भी निकाल लेंगे, और एंड एक्सॉर। जैसे हमने एंड निकाला है, और निकालना है, और एक्सॉर भी निकालना है। तो और का मतलब क्या है, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे भी एक ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, तो इट विल रिटर्न। अभी देखो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है। सो 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो लाइक वाइज हमें आउटपुट में मिल जाएगा 7। अभी एक्सॉर है, एक्सॉर का मतलब इफ बोथ इनपुट आर सेम देन इट विल रिटर्न 0। सो यहाँ पे दोनों जो है वो सेम है, 1 1 0। देन रेस्ट ऑफ द नंबर्स इज 1। देन यहाँ पे भी बोथ इनपुट 0 है तो 0, मतलब दोनों बोथ इनपुट इज सेम इज देन इट विल रिटर्न। देन यहाँ पे 4 + 2 तो आउटपुट में मिल जाएगा 6। तो हम देखते हैं, देखो और भी 7 आ गए हैं और एक्स और भी 6 आ गए, तो हमारा आउटपुट जो है वो सेम हो गया। देन हम ए को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से और राइट शिफ्ट भी करेंगे 1 से। तो ए की वैल्यू जो है वो 5 थी। ठीक है, ए की वैल्यू 5 थी, तो 1 से सपोज 5 है तो 0 1 0 1। सो मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो 1 0 1 0। तो आउटपुट में मिल जाएगा 8 + 2 दैट इज 10। तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 + 2 दैट इज 10 आ गया है। ठीक है। अभी 10 है, अभी मुझे मुझे क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करूंगी मैं पीछे। ठीक है, अभी इसको शिफ्ट करूंगी मैं पीछे, तो देखते हैं सपोज 5 है तो ये वाले 0 को हम पीछे दे देंगे, देन सी 1 0 1 0। नहीं नहीं, हमारा जो आउटपुट है वो ये था, उसको हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो राइट शिफ्ट करना है 1 से। सो हम करेंगे इसको, ये वाला 1 जो है वो आगे चला जाएगा, 0 1 0 1। तो लाइक वाइज जो है वो यहाँ पे 4 देन 1, तो 5 यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 5 आउटपुट तो नहीं आया है, तो ये क्यों नहीं आया है, मे बी उसने हम्म, पीछे कर दिया है। देन अगर मैं 0 को पीछे कर दूं तो वो 10 हो जाएगा। मे बी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो राइट शिफ्ट वैसे ही काम करता है, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाना है, क्यों, क्योंकि ये कोई पूछता भी नहीं है, इंटरव्यू में भी नहीं, एग्जाम में भी नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, सो कंट्रोल फ्लो एंड लूप इन सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंपाइलर दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करनी है तो कंट्रोल फ्लो हम यूज करते हैं। थिंक ऑफ इट एज वन कंप्लीट स्टेप इन योर प्रोग्राम। अगर हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कोई कंडीशन कंडीशन देनी है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ही प्रोग्राम का फ्लो जो है वो चेंज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो तब हम कंट्रोल फ्लो यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, वो हम देखते हैं पहले। जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट है तो वो एग्जैक्टली इनिशियल वैल्यू वो स्टेटमेंट कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखो प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अभी जनरली स्टेटमेंट के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट
सिंपल स्टेटमेंट और सेकंड आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स, अल्फाबेट, अल्फा अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक भी बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ स्पेशल सिंबल्स, अल्फाबेट एंड नंबर्स। अगर कोई भी है, जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे प्रिंटफ लिख देती हूँ, तो प्रिंटफ क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे अल्फाबेट दिए हैं, ये स्पेशल सिंबल्स है ना? अल्फाबेट दिए है और स्पेशल सिंबल्स है, तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेशल सिंबल्स, अल्फाबेट और नंबर्स। देन आते हैं कि स्टेटमेंट्स के दो टाइप्स है, कौन से? तो सिंपल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। अभी सिंपल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट जो, अगर सपोज मैं बोलूँ कि मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट हाई करना है, तो वो हाई ही प्रिंट करेगा। अगर मैं 10 टाइम्स प्रिंटफ 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 लिख रही हूँ, तो आउटपुट में भी 10 टाइम्स प्रिंटफ प्रिंटफ आएगा। मतलब जैसे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ एज इट इज सेम एग्जीक्यूट होता है, वैसे स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। कंट्रोल स्टेटमेंट बोलता है कि मैं जो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूंगा वो प्रोग्रामर के हिसाब से करूंगा। मतलब अगर प्रोग्रामर चाहता है कि इस कंडीशन पे वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, तो ही मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ऐसे ही कंट्रोल स्टेटमेंट के भी अगेन बहुत सारे टाइप, मतलब 3 टाइप्स है। सो फर्स्ट वन आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकेंड वन आता है लूपिंग स्टेटमेंट एंड थर्ड वन आता है जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट। अगेन फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के भी कुछ और टाइप्स है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, देन एल्स इफ स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारे आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे। लूपिंग स्टेटमेंट के 3 ही टाइप है। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, फॉर लूप, सेकेंड वन इज while लूप, थर्ड वन इज डू while लूप। इसमें 3 ही है। जंपिंग स्टेटमेंट भी सी प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेक, सेकेंड वन इज कंटिन्यू, थर्ड वन इज गो टू। ठीक है, तो ये पूरे स्टेटमेंट की हायरार्की है। तो स्टेटमेंट एक सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। सिंपल स्टेटमेंट के 2 टाइप्स है, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड सिंपल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के अगेन 3 टाइप्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अगेन 4 टाइप्स है, 5 टाइप्स है। इफ स्टेटमेंट, if else स्टेटमेंट, else if स्टेटमेंट, nested if स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। देन लूपिंग स्टेटमेंट के 3 टाइप्स है, फॉर लूप स्टेटमेंट, while लूप स्टेटमेंट, डू while लूप स्टेटमेंट। देन जंपिंग स्टेटमेंट के ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो। तो इसको ही हम देखते हैं कि वन बाय वन के कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे सिंपल स्टेटमेंट है, इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट जहाँ पे हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जहाँ पे हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ पे हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं फ्रॉम द फंक्शन। तो हम अब हम देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे कि इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो वन बाय वन हम देखेंगे। सो इफ स्टेटमेंट में सिंगल कंडीशन होती है, इफ एल्स में 2 चॉइसेस होते हैं, एल्स इफ में मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, नेस्टेड इफ में कंडीशन इनसाइड अनदर कंडीशन। एक कंडीशन दी जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही इनसाइड कंडीशन जो है वो चेक की जाती है। तो हम देखते हैं वन बाय वन। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट मतलब एन इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू चेक अ कंडीशन। कोई कंडीशन चेक करनी है तो इफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक विल बी execute inside if the condition is true the block of code inside if runs, if the condition false it keep that a block। ठीक है, तो
इफ स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, मतलब उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा इफ कीवर्ड, देन पैरेंथेसिस में आएगा कंडीशन। अभी कंडीशन कौन से हो सकते हैं वो भी बताती हूँ। देन करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। तो करली ब्रैकेट में आ जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कंडीशन दिया है। तो कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर भी हो सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी हो सकते हैं। अभी डिपेंड करता है, अगर मुझे सिंगल कंडीशन देनी है तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज करूंगी, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगी। तो लाइक वाइज हम यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मुझे चेक करना है एलिजिबिलिटी ऑफ वोट, एलिजिबिलिटी ऑफ वोट मतलब एक पर्सन है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सबको पता है वोट देने के लिए एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h। ठीक है, ये हेडर फाइल है। देन वॉइड में मेन फंक्शन में हम यहाँ पे लेंगे एज। ठीक है, तो एज लेने के लिए देखो मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज करूंगी। अभी इनपुट फंक्शन क्या, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं वो मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, इनपुट फंक्शन मतलब हम यूजर के नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू पास करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, और आउटपुट किसको बोलेंगे, जो भी रिजल्ट हम यूजर को दिखाएंगे उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट का फंक्शन जो है वो है प्रिंटफ। प्रिंटफ में हमने जो भी प्रिंट किया है तो वो हमें आउट एज आउटपुट दिखा देता है। देन आता है इनपुट। अभी इनपुट क्या है, तो इनपुट के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन में हमें सबसे पहले बताना होता है कि मॉडिफायर्स हम कौन से यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है वेरिएबल के अकॉर्डिंग वहां पे मॉडिफायर्स हम यूज करेंगे। ठीक है, देन कौन से वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है वो एम्परसैंड करके हम उस वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, सपोज मैं इंटीजर ए वेरिएबल लेती हूँ और ए की वैल्यू जो है मुझे रन टाइम के वक्त चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे प्रिंटफ लिखूंगी, प्रिंटफ, प्रिंटफ एंटर वैल्यू। ठीक है, एंटर वैल्यू लिखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि वो उसने एंटर वैल्यू, मतलब वहां पे हमें वैल्यू एंटर करनी है। देन स्कैनफ। अभी स्कैनफ में क्या करना है देखो कि इंटीजर मतलब ए वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटीजर है तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, दैट इज %e। और कौन से वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है, तो एड्रेस ऑफ ए, हम उसको बताएंगे कि ए वाले एड्रेस पे स्टोर करो। ठीक है, सो जब भी वैल्यू पास करते हैं, सो वैल्यू पासिंग के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू पासिंग। ठीक है, कौन से वैल्यू पासिंग है, तो फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम वैल्यू पासिंग, कंपाइल टाइम वैल्यू पासिंग। और सेकेंड आता है रन टाइम वैल्यू पासिंग, रन टाइम वैल्यू पासिंग। अभी कंपाइल टाइम जैसे कि हम इंटीजर a इक्वल टू 10 देते हैं, मतलब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तभी वैल्यू पास करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम वैल्यू पासिंग। लेकिन रन टाइम वैल्यू पासिंग में हमें इनपुट फंक्शन यूज करना होता है। इनपुट फंक्शन कौन सा, तो स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफायर्स लिखो, देन एड्रेस ऑफ, वेरिएबल नेम लिख दो। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा छोटा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ, देन अगेन हम स्विच करेंगे इफ पे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर ए वेरिएबल ले लेती हूँ, इंटीजर ए। तो मैं यहाँ पे कंपाइलर को बता दिया है कि एक वेरिएबल है जो
इंटीजर टाइप का हो सकता है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे प्रिंटफ करूंगी, प्रिंटफ एंटर वैल्यू, एंटर अ वैल्यू, एक वैल्यू हमें क्या करनी है, एंटर करनी है। देन मुझे यहाँ पे देना है स्कैन, ठीक है। मतलब जो मैं बोल रही हूँ कि यूजर को कि यहाँ पे वैल्यू एंटर करो, तो वो कौन मतलब जब भी मैं एक्सेप्ट करूंगी तो वहां पे भी तो हमें कुछ रूल्स देने पड़ेंगे। मतलब कोई भी वैल्यू तो हम उस वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते, तो हम वहां पे रूल सेट करते हैं। तो रूल कौन सा, तो अगर वो इंटीजर का है, जैसे मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल इंटीजर का दिया है, तो जो वैल्यू पास करेंगे वो परसेंट डी का ही होना चाहिए। और अगर है तो उसने एड्रेस ऑफ ए पे ही स्टोर करना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे पास करते हैं एम्फरसैंड। एम्फरसैंड एक एड्रेस के मतलब वो एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। देन वेरिएबल नेम लिख दो। देन अगेन उसके बाद प्रिंट करना है, प्रिंट कर दो प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी। तो परसेंट डी लिखना मतलब मॉडिफायर लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और जब हम प्रिंट करेंगे तब हमें एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। अभी एड्रेस कब देंगे, सिर्फ स्कैनफ में, क्योंकि हम वैल्यू ले रहे हैं तो कौन सा एड्रेस पे स्टोर करना है तो वो वहां पे बताने की जरूरत होती है। लेकिन हम जब सिंपली प्रिंट कर रहे हैं तो वहां पे एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर ए वेरिएबल में ऑलरेडी डेटा स्टोर है, तो उसको सिंपली कॉल ही करना होता है। तो सिंपली मैं उसको रन करूंगी। रन करने के बाद देखो आप यहाँ पे देख सकते हो एंटर अ वैल्यू बोल रहा है, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी। सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ 67, 67 दे दिया। देन आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज 67। देन अगेन मैं इसको रन करती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 67.8 दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन रन कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं रन करूंगी फिर से, स्टॉप। then run enter a value, then 67.8 पास कर देती हूँ, देन एंटर करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने जो है पॉइंट के बाद वैल्यू ली ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे उसको बता रहे कि इंटीजर में ही लेनी है। आप फिर भी उसको फ्लोट में दे रहे हो तो वो फ्लोट लेगा ही नहीं, इसीलिए हमें स्कैनफ में बताने की जरूरत होती है। और वो पर्टिकुलर वैल्यू उसी एड्रेस पे स्टोर होना चाहिए, इसलिए हमें वहां पे यूज करना होता है, ठीक है। तो लाइकवाइज हम यहाँ पे वेरिएबल्स ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, तो वैसे मैं 3 वेरिएबल्स के लिए भी डेटा ले सकती हूँ। तो सपोज एंटर 3 वैल्यूज, मतलब एट ए टाइम हम 3 वैल्यूज भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो एंटर 3 वैल्यूज, जो जैसे मैंने बोला है कि 3 वैल्यूज कौन सा है, तो मैं यहाँ पे सारे जो है इंटीजर के हैं, तो मैं यहाँ पे इंटीजर कर दूंगी। पहला जो है एक ही वैल्यू इंटीजर में थी, तो दूसरी भी इंटीजर में ही है और तीसरी इंटीजर में है। तो पहले एक ही वैल्यू चाहिए तो ए, कॉमा एम्फर्स एंड बी, कॉमा एम्फर्स एंड सी। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं। तो ऐसे ही आप प्रिंट भी कर सकते हो ए बी सी। तो वैसे ही हमें यहाँ पे 3 मॉडिफायर्स भी लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 मॉडिफायर्स दे देती हूँ, देन मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं रन करूंगी, यस मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाया, तो यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है क्योंकि प्रिंटफ में डबल कोट्स लगाना होता है। सो एंटर 3 वैल्यूज, तो 3 वैल्यूज एंटर करूंगी, 5 एंटर 7 एंटर 8। तो 3 वैल्यूज दे दी। आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ ए इज, तो पहली वैल्यू ए की है, तो ए की वैल्यू कौन सी है, 5 है। देन बी की वैल्यू कौन सी है, तो मैंने यहाँ पे 7 दे दिया था, तो 7 आ गया है। जैसे देन सी की वैल्यू ली है तो सी की वैल्यू 8 थी। जैसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तो कर रही हूँ वैसे ही वैल्यू स्टोर होगी। सबसे पहले वैल्यू ए में स्टोर होगी, देन सेकंड में बी, सेकंड टाइम बी में, और थर्ड टाइम सी में। और लाइकवाइज मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू ली है, वैसे ही फ्लोट की भी ले सकते हो और कैरेक्टर की भी ले सकते हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर की मैं करके दिखाती हूँ। सो कैरेक्टर सी, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगेन प्रिंटफ में लूंगी, मतलब एक कैरेक्टर भी एंटर करवा के लूंगी यूजर से।
तो इसको कॉपी करूंगी, ठीक है। सो एंटर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हमें यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अगेन कैरेक्टर है तो कौन सा मॉडिफायर यूज करते हैं, %c यूज करते हैं। और कौन से वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है हमें, तो सी वेरिएबल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सी आया है और यहाँ पे भी सी आया है, तो सेम वेरिएबल नहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो कोई अलग नाम दे दो, जैसे कि मैं यहाँ पे cd दे रही, देन मैं इसको प्रिंट भी करूंगी, प्रिंट है %c। और जो मॉडिफायर्स है वो हमेशा डबल कोट्स में ही आएंगे, क्यों, क्योंकि उसका सिंटैक्स है। मैंने बताया था, जब मॉडिफायर्स यूज कर हमने देखे थे तभी बताया था। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ। तो देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज मांग रहे हैं, तो मैं 5, 6 एंड 7 एंटर कर देती हूँ। तो देखो कैरेक्टर हमें उसने दिया ही नहीं, तो ये थोड़ा कंपाइलर का इशू हो सकता है, मैं इसको हटा ही देती हूँ, ठीक है। मैं इसको भी हटा देती हूँ, ऐसा नहीं होता जनरली, कभी कभी हो सकता है, कंपाइलर का इशू हो सकता है, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कैरेक्टर एंटर करना, सो सिंगल कैरेक्टर एंटर करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर आ गया है, ठीक है। तो वैसे ही हम इनपुट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे थे कि इफ एल्स का, तो इफ एल्स का तो हमने सिंटैक्स दे दिया, तो वैसे ही मैं रन टाइम वैल्यू लूंगी इंटीजर एज, ठीक है। एज जो है मैं इंटीजर में लूंगी, और मैं प्रिंटफ मतलब इनपुट लूंगी यूजर से, ठीक है। मतलब मुझे हर टाइम अलग अलग वैल्यू चाहिए, सो एंटर यूजर एज, यूजर की एज मुझे एंटर करा के लेनी है, देन स्कैनफ। अभी एज जो है वो इंटीजर में है, तो %d कॉमा एंड फिर एंड, किसमें स्टोर करनी है, तो एज वेरिएबल में। देन मुझे कंडीशन डालनी है, अभी कंडीशन क्या है, तो एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। मैंने बताया था ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, वो चेक करता है सबसे पहले ग्रेटर देन है क्या, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल है क्या चेक करता है, ठीक है। तो ये हो गई है कंडीशन, तो कंडीशन में हमने यूज किया है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अगर रिलेशनल ऑपरेटर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, तो वो आप देख लें, ठीक है। सो एज इज ग्रेटर देन 18, देन मैं अगर है तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ कर देती हूँ एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। देन सेमीकोलन, मैं यहाँ पे एज एंटर करूंगी, दैट इज 21, तो 21 इज ग्रेटर देन 18 है, तो इसीलिए उसने प्रिंट कर दिया है एलिजिबल फॉर वोट। अभी मैं फिर से उसको एग्जीक्यूट करती हूँ और मैं 6 एंटर करती हूँ, अभी 6 जो है वो ग्रेटर देन 18 तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसने कुछ भी नहीं प्रिंट किया, वो ब्लैंक ही रखेगा। तो लाइक वाइज इफ कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होती है तो वो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स मतलब वो सेकंड टाइप है। इफ एल्स में क्या होता है, जैसे कि ऑलमोस्ट 50% सिंटैक्स जो है वो सेम है एज इफ, ठीक है। सो इफ कंडीशन देंगे, पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू है देन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर ट्रू है तो। नहीं है तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा तो वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। तो वैसे ही अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और कोई यूजर आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो अगर मैंने एल्स कंडीशन दी ही नहीं, तो हर कोई टेक्निकल पर्सन तो नहीं हो सकता, तो उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या नहीं हो रहा है, क्यों कुछ भी नहीं दिया है। तो उस टाइम में हम यूज करेंगे एल्स ब्लॉक। अभी एल्स ब्लॉक में हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते, ठीक है, एल्स ब्लॉक में, नॉट एलिफ में, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एल्स, ठीक है, तो एल्स में हम कंडीशन नहीं लिखते, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही तो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे रखती हूँ,
तो इफ एज इट इज रख देती हूँ, देन यहाँ पे एल्स ऐड कर देती हूँ। एल्स में डायरेक्टली, एल्स का डायरेक्टली ब्लॉक ब्लॉक होता है, ठीक है। देन उसमें मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल फॉर ओट, प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल फॉर ओट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ 23, तो उसने प्रिंट कर दिया एलिजिबल फॉर ओट। देन मैं फिर से उसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, मैं इसको 2 एंटर कर देती हूँ, तो उसने वो भी प्रिंट कर दिया कि नॉट एलिजिबल फॉर ओट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर पर्सन टेक्निकल भी नहीं है तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो ओट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? सेम थिंग हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सपोज पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल ले लूंगी। सो यहाँ पे पूरा मैं इरेज कर देती हूँ। इसी को मॉडिफाई करती हूँ, इंटीजर नम। ठीक है, सो यहाँ पे एंटर नंबर, एंटर अ नंबर। सो मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करूंगी, तो वो परसेंट डी में ही रहेगा। और कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है, तो नंबर वेरिएबल में। अगेन मुझे क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो नंबर है, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं है तो वो नेगेटिव होगा। तो हमें कौन सी कंडीशन ऐड करनी है, नम इज ग्रेटर देन 0 है क्या। तो सिंपली मैं यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन 0 है क्या, अगर है तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नहीं है तो नेगेटिव नंबर। बहुत सिंपल है, नेगेटिव नंबर। तो ये जो सिंटैक्स है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे नंबर एंटर करना है, मैं 10 एंटर कर देती हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर सपोज मैं -30 कर देती हूँ, तो आउटपुट में आ गया है नेगेटिव नंबर। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इफ में जो भी कंडीशन दी है वो इवेल्युएट कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है देन इट विल रिटर्न द इफ ब्लॉक, मतलब जो भी इफ ब्लॉक में लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स ब्लॉक विल बी रिटर्न। तो ऐसे हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, और मोस्टली हम इफ एल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो। सपोज मैं एक लॉगिन का एक एग्जांपल लेती हूँ, लॉगिन क्रेडेंशियल। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन पे जाते हो तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वो बोलता है कि लॉगिन करो। सो लॉगिन में हमें देना होता है आईडी एंड पासवर्ड। आईडी एंड पासवर्ड के लिए मतलब जो भी हम आईडी एंड पासवर्ड चेक करते हैं, सपोज डेटाबेस में आईडी जो है वो 1111 है, और पासवर्ड जो है वो 222 है। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगी 1011 2121, अगर ये जो आईडी मैं पास कर रही हूँ वो चेक करता है बैकएंड में वो डेटा स्टोर है या नहीं है। अगर है तो लॉगिन करता है, नहीं तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, इंटीजर आईडी एंड पासवर्ड, आईडी कॉमा पासवर्ड, और मैं यूजर से ही आईडी मांग लेती हूँ। सो एंटर, एंटर आईडी एंड पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करो और आईडी एंटर करो। सो स्कैन एफ। तो सबसे पहले आईडी लूंगी, दोनों इंटीजर के हैं तो %d, %d। देन सबसे पहले आईडी ले रही हूँ तो एम्फर्स एंड आईडी ले लेती हूँ। देन उसके बाद ले रही हूँ पासवर्ड, तो एम्फरसैंड पासवर्ड ले लेती हूँ। ठीक है, तो लाइकवाइज मैंने यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड ले लिया है। मतलब आईडी एंड पासवर्ड में हम डेटा एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंडीशन डालती हूँ अभी कि इफ आईडी, मतलब बैकएंड में अगर आईडी की वैल्यू 1111 है एंड पासवर्ड जो है वो 222 है, इज इक्वल टू 2222 है, तो उसने क्या करना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुली।
ठीक है। और अगर नहीं है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है। सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, प्रॉपरली आईडी एंड पासवर्ड डालूंगी। जैसे कि आईडी में डालती हूँ 4 x 1, देन पासवर्ड डाल देती हूँ 4 x 2। तो इस केस में क्या हो रहा है, कंडीशन दोनों ट्रू हो रही। अभी लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही लॉगिन होना चाहिए। आप देख सकते हो कि अब अगर इंस्टाग्राम के लिए आप लॉगिन कर रहे हो तो आईडी भी प्रॉपर होनी चाहिए और पासवर्ड भी प्रॉपर होना चाहिए। तो बैकएंड में वहां पे लॉजिकल एंड यूज होता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ही लॉगिन करेंगे, अदरवाइज वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स रिटर्न करता है। सो इसको मैंने आईडी एंड पासवर्ड दे दिया, देन एंटर करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुली आउटपुट आया है। मैं इसको फिर से रन करती हूँ और यहाँ पे आईडी जो है वो करेक्ट देती हूँ, लेकिन पासवर्ड जो है वो गलत देती हूँ। ठीक है। तो उसने रिटर्न किया है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो लाइक वाइज हम यहाँ पे लॉगिन के लिए भी इफ एल्स का ही यूज करते हैं। तो ये बहुत इजी है, और अगर आपको किसी ने मतलब एग्जाम में आया, इंटरव्यू में पूछा, तो आपको बताते आना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव, जैसे हमने अभी चेक किया है। हम ग्रेटर देन 10 भी चेक कर सकते हैं, मैंने बताया था। एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, जो मैंने अभी करके दिखाया है। देन चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 है क्या। ठीक है। डिविजिबल बाय 5 है क्या, कैसे चेक करेंगे, तो हम वहां पे कंडीशन डालेंगे, ये आपको खुद से करना है। ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंडीशन बता देती हूँ कि इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 है क्या। जो भी नंबर है उसको मैं अगर 5 से डिवाइड कर देती हूँ और अगर रिमाइंडर 0 है तो विच दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सपोज मैं यहाँ पे 10 दे देती हूँ नंबर, तो 10 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 है, तो 10 इज डिविजिबल बाय 5। 20 है तो 20 इज डिविजिबल बाय 5। तो 25 है, 20 इज डिविजिबल बाय 5। तो कैसे, रिमाइंडर चेक करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब ये वाली कंडीशन आपको पुट करनी है डिविजिबल के लिए। ठीक है। जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, इतने सारे क्वेश्चन है, तो इनमें से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। इवन ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 है तो पास, अदरवाइज फेल। तो ये इस सब के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। सो इफ एल्स में जो हमने अभी देखा था, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और वॉवेल्स वगैरह निकालने हैं। ठीक है। सो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छा और इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच गाइस।